नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए योगेश वर्मा और आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं। हम लोग आईसीआई के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन, जहां पर कि आपको बताया जाएगा कि इस प्रोविजन की बैकिंग क्या है और जो एक्ट में लिखा है उसको इंटरप्रेट कर कैसे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके सही आंसर को सेलेक्ट करना है। तो वो सारे क्वेश्चन आंसर जो आईसीआई ने अपनी बुकलेट में डाले हैं रिसेंटली, जो उन्होंने निकाली है, उसे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और धीरे धीरे कर मैं सभी क्वेश्चन आंसर्स उस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अगर आप इस मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी ये न्यूज़ को पहुंचाएं। आप चाहें तो बाद में अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट बनने के बाद आप कभी भी चैनल पर आकर प्लेलिस्ट में जाकर पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कर रहे हैं कंपनी लॉ के केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर May 2021 and November 2021 attempt. This question bank is uploaded on the ICA website. I have downloaded it and we will be doing all the question and answers in the upcoming series for your examinations. तो अगर आपने नहीं करा है तो घबराने की बात नहीं है, हम एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। साथ में मैंने अपनी कंपनी लॉ की ई बुक ओपन कर ली है, जिसमें शायद आपको यहाँ पे नवंबर 20 लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसे मैंने चेंज नहीं करा है, पर जो नीचे कंटेंट है वो आपके May 21 एंड नवंबर 21 के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि 150 पेजेस में पूरा का पूरा कंपनी लॉ के सारे प्रोविजंस जो हैं आपको कवर कराए हुए हैं। तो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो मैं आपको यहाँ से वेरीफाई कराते चलूँगा कि जो भी प्रोविजंस से आईसीए क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमने अपनी ई बुक में कवर करा है। अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ऐप का लिंक दिया है, सीए योगेश वर्मा ऐप। वहाँ से आप ले सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और वहाँ पर आपको जो है कंपनी लॉ की ई बुक मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। रोमा अलॉन्ग विथ हर 6 फ्रेंड्स हैज़ इनकॉर्पोरेटेड रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड इन May 2019। अब वैसे बात कर रहे हैं 21 अटेम्प्ट की, 22 अटेम्प्ट की, जिसके लिए एप्लीकेबल होगा, पर जो केस बेस्ड है उसमें इन्होंने पिछला साल यूज़ करा है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 साल पुराना ईयर लिखा हुआ है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। द पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो इनकी 30 लाख रुपीज़ है। फर्दर इन April 20 शी नोटिस्ड that in the last financial year the turnover of the company was well below 2 crore rupees. Advise whether the company can be treated as a small company. तो अगर आप इतना सा पढ़ते हैं तो विदाउट लुकिंग एट दी ऑप्शंस, मैंने ऑप्शंस नहीं देखे हैं, मैंने सिर्फ 4 लाइनें पढ़ी है, 5 लाइनें पढ़ी है, और यहाँ से मुझे ये पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि इनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो करंट की गिवन है। April 20 जो है उसमें इन्होंने नोटिस करा है कि पिछले साल का टर्नओवर भी इनका 2 करोड़ से नीचे ही था। तो पेड अप शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है, आपके पास टर्नओवर की इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको पता है कि स्मॉल कंपनी किसे बोलते हैं तो आप वहाँ से वेरीफाई कर अपना आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? प्रोविजंस पता होने चाहिए ना। तो प्रोविजंस में दोबारा एक्सप्लेन करूँ, उसके लिए मैंने क्या करा है, शॉर्टकट मैंने अपनी ई बुक ओपन कर ली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली यहीं से दिखा दूंगा एज इट इज़ कि भैया देखिए स्मॉल कंपनी का मीनिंग क्या है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख रुपीज़ से एक्सीड नहीं करती है। ठीक है जी। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर बाद में कोई हायर अमाउंट भी प्रिस्क्राइब्ड है तो वो हो सकती है, बट एक्ट में लिखा है कि 10 करोड़ से ऊपर तो कभी भी नहीं जाएगी। फिलहाल के लिए 50 लाख रुपीज़ की लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल की। एंड का मतलब पहले के साथ दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। Turnover of which as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 करोड़ रुपीस। तो टर्नओवर की लिमिट है पिछले साल की 2 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल की है 50 लाख, इसमें पेड अप शेयर कैपिटल है 30 लाख, टर्नओवर भी 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, मुझे बताइए आप। रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड इज डेफिनेटली अ स्मॉल कंपनी सिंस, रीजन दे रखा है इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज बिलो 50 लाख, बिल्कुल ठीक है, and its turnover has not exceeded the threshold limit of 2 crores. Well done sir. सही लग रहा है ये तो सर मुझे, इसमें तो मुझे कोई गलती नहीं लग रही है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, पता नहीं भैया क्या दे रखा है। The concept of small company is applicable only in case of a private limited company and OPC, and therefore despite meeting the criteria of small company, it being a public limited company cannot enjoy the benefit of small company. ये दे रखा है क्या? क्या ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? ये दे रखा है क्या? ओ माई गॉड, रोमा लिमिटेड ने अपने 6 दोस्तों के साथ एक कंपनी खोली, रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड। प्राइवेट वर्ड नहीं आ रहा है, प्राइवेट वर्ड नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से आऊँ तो मैंने आपको कंडीशंस दिखा दी, पर मैंने आपको पहली लाइन पढ़कर नहीं सुनाई।
स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। तो यानी कि पब्लिक कंपनी तो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पर जिनको सिंपल लिमिट याद है उन्होंने तो बस ये देखा होगा, अच्छा भैया 50 लाख से कम का पेड अप शेयर कैपिटल है, 2 करोड़ से कम का टर्नओवर है, चलो भैया ऑप्शन 1 को टिक कर देते हैं, सही दे रखा है। बट जिन्होंने बारीकी से नोट डाउन करा और प्रोविजंस को ढंग से पढ़ा, उन्हें ये भी पता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। और यहाँ पर प्राइवेट वर्ड नहीं लिखा, दैट मीन्स रोमा ट्रेडिंग इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड देयरफॉर जो सेकंड पॉइंट है वो मोर सुटेबल है पहले के कंपैरिजन में। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1% कंपनी पर लगता है, अब ये तो स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया मीट करती है, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, देयरफॉर इसको स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 भी आ रहा है, वैसे चाहें तो पढ़कर देख सकते हैं। Unlike a private company, OPC, which automatically becomes a small company as soon as it meets the criteria of small company, Roma Trading Limited, being a public limited company, has to maintain the norms applicable to a small company continuously for 2 years so that it is treated as small company। बड़ा अजीब सा दे रखा है कि भले आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो भी आपको जो है 2 साल तक नॉर्म्स मीट करते रहने पड़ेंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। If all the shareholders of Roma Trading Limited give an undertaking stating that they will not let the paid up capital and turnover exceed the limit, तो ये स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। कुछ भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, बट जिसको डेफिनेशन ढंग से याद है वो इसका आंसर आराम से कर सकती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको आप मार्क कर लीजिए। आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करा है, इसकी मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चंस 100 वीडियोस, हर वीडियो पे होगा अच्छे से डिस्कशन। टोटल 155 पेजेस के हैं ये। अगर मैं नीचे जाऊँ जाते जाऊँ, आंसर भी दे रखे होंगे। पहले का आंसर है बी, ये तो हमने कर लिया डिस्कस डिटेल में। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या दे रखा है। आंसर्स आपके ख़त्म होंगे, उसके बाद केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। आई थिंक हमें ये करने चाहिए थे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट क्वेश्चंस हमें ये करने चाहिए थे, वो तो नॉर्मल एमसीक्यू है सर। तो चलिए हम केस बेस्ड एमसीक्यू से शुरू करते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन के कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो हम पहले केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और उसके बाद जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आ रहा है, मिस्टर वरिंदर सिंह इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। अब आपको मालूम है फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट क्या सोचते हैं ये? अपार्ट फ्रॉम बीइंग द ओनर ऑफ द रिनोन टेक्सटाइल ब्रांड परिधान, बिजनेस ओनर है और साथ में एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। ही इज़ रनिंग एन ओल्ड एज होम, यानी कि बूढ़े बुजुर्ग वहाँ पर रह सकते हैं, उसका भी रन कर रहा है, और शेल्टर होम प्रोवाइड कर रहा है ऑर्फन्स को जो अनाथ हैं। अपार्ट फ्रॉम अ चेन ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज स्कूल्स, दीज फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स, यही चैरिटी वाले, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय हिम आर ऑपरेटिंग अंडर द बैनर ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी उसने इनके लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दी है। नॉर्मल बिजनेस अलग है टेक्सटाइल ब्रांड का, और चैरिटेबल ट्रस्ट अलग है, इन विच ही हिमसेल्फ इज वन ऑफ द ट्रस्टीज। जिसने ट्रस्ट बनाई वही ट्रस्टी बन गया है, पॉइंट टू बी नोटेड। द टेक्सटाइल बिजनेस परिधान इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 60 lakhs. Paridhan is losing market share due to stiff competition from ready-made brands, resulting in the decline of turnover to 180 lakhs during the immediately preceding financial year, out of which 45% is export sales, यानी एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनका टर्नओवर कितना है वो भी गिवन है, इनकी पीडीएफ शेयर कैपिटल भी गिवन है। उनका एक सन है जिमी, जिम्मी 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 आजा आजा आजा। हिज सन जिमी, who is also a shareholder and director in Paridhan, wishes to start a new business of e-learning platform। ये बंदा काम का है भैया, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाओ, पढ़ाओ और पैसे कमाओ, यही कर रहे हैं लोग। चैरिटी वाले तो बहुत ही कम है भाई, हमारे जैसे तो बहुत कम लोग हैं जो फ्री में या अफोर्डेबल क्लासेस दे रहे हैं कि भैया खर्चा निकल जाए तो स्टूडेंट्स का भला हो। बाकी सब तो पैसा कमाने में लगे। एंड रिसर्च बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन, अच्छा ये बहुत ही काम की चीज़ है भैया। टेक्निकल एजुकेशन देना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाना, मैकेनिकल, फिजिक्स, ये सब की नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज़ ऑप्टेड फॉर अ कॉर्पोरेट, फॉर स्पेस नहीं दे रखा है इन्होंने, फॉर अ कॉर्पोरेट फॉर्म फॉर दिस बिजनेस बिकॉज दिस में हेल्प इन रीचिंग आउट टू लीडिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटीज टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल ब्रांड, especially after the rollout of the new education policy.
जिमी वॉन्ट्स टू रिटेन द एंटायर कंट्रोल ऑफ एजुकेशन एक्टिविटीज़, ठीक है, कंट्रोल रखना चाहता है अपने पास। जिमी मेट देयर फैमिली फ्रेंड मिस्टर चावला हु इज़ अ रिनोन्ड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे वाह, घूम फिर कर सीए पर तो आप आ ही गए। मिस्टर चावला एक्सप्लेन्स द वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज कि भैया 1% बना सकते हो तुम, क्या रिक्वायरमेंट होगी, फॉर ईच विच कुड बी कंसिडर्ड बाय जिमी फॉर हिज एजुकेशनल बिजनेस। जिमी कहता है कि भैया मैं 1% कंपनी बनाऊंगा, उसके सारे प्रोस कॉन्स देखकर। अब जिमी जो है मिस्टर विल्सन को अपॉइंट करता है नॉमिनी, क्योंकि नॉमिनी अपॉइंट करना होता है भैया। 1% कंपनी में अगर बंदे की डेथ हो गई तो कंपनी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है। मिस्टर विल्सन हु इज़ इन हिज 30s इज़ एन अकेडमिशियन एंड स्कॉलर, अ ग्रेजुएट फ्रॉम MIT इन CSE। CSE जो है कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम होती है। एंड डन हिज मास्टर्स विद जिमी। अच्छा, साथ में पढ़े हुए थे, तो इसने कहा भाई तू मेरा नॉमिनी बन जा, तू मेरी कंपनी का नॉमिनी बन जा। विल्सन जो है कैम्ब्रिज USA में पढ़े लिखे हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं एंड बेसिकली US नेशनल है। तो पॉइंट आ रहा है कि भैया क्या 1% कंपनी का नॉमिनी एक US नेशनल बन सकता है क्या, या इंडिया का रेजिडेंट होना उसे ज़रूरी है। पॉइंट आ गया, नोट करा आपने केस स्टडी बेस में कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। बट ही हैज़ बिन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ओ, तो नेशनल USA का है, सिटीजन USA का है, पर रेजिडेंट इंडिया का है। अच्छा सर, क्या इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, रेजिडेंट से काम चल जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको ऑलरेडी पता है उन्हें तो आंसर पता लग गया होगा। मिस्टर विल्सन हेल्प्स जिमी इन द प्रमोशन ऑफ OPC 1% कंपनी। मिस्टर चावला जो है ऑडिटर हैं, वो ऑडिटर बन गए भैया, दोस्त हैं। सिमोर फार्मा लिमिटेड, अच्छा AGM हो रही है, कन्वीन हो रही है। मिस्टर चावला जो है वो ऑडिटर हैं सिरमौर फार्मा लिमिटेड के। द AGM विच वॉज कन्वीन्ड ऑन 31 अगस्त 2020 एज he had already confirmed his appointment with Jimmy to meet him on that day. He asked his paid assistant Mr. Anup to attend the AGM on his behalf. तो क्या लिंक कर रहे हैं भैया, आप लिंक कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर को 1% कंपनी को मीटिंग से, कि भैया मीटिंग में जाना था चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उसने कहा भैया अनूप तू चले जा। यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि क्या एक ऑडिटर किसी ऐसी साधारण बंदे को जो CA नहीं है, प्रैक्टिसिंग CA नहीं है, उसको भेज सकता है कि AGM में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए? अनूप अटेंड भी कर लेता है। अच्छा, अनूप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर एम्प्लॉयमेंट में है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ना कम से कम, पर प्रैक्टिसिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये याद है आपको पॉइंट? कंफ्यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि भैया अच्छा किसी के दिमाग में क्लिक करेगा, किसी के दिमाग में नहीं करेगा, है कि नहीं है? क्लियर करो, क्लियर प्रोविजन से याद है तो। पर एम्प्लॉयमेंट में है फॉर लास्ट ईयर और सो, मिस्टर अनूप इज नॉट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो कंफ्यूज कर दिया आपको कि भाई क्या CA को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर CA ही जाता है AGM में, तो क्या उसके पास COP होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बेस्ड अपॉन दी बोर्ड्स रिकमेंडेशन, सिरमौर फार्मा लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ इट्स रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल विद इट। तो एक आया कि भैया 1% कंपनी की कंसल्टेंसी के लिए आया, दूसरा जो है AGM में भेज दिया CA ने कि भाई मुझे रिप्रेजेंट कर ले, और जो बंदा गया वो CA तो है बट प्रैक्टिसिंग CA नहीं है। और तीसरा आ रहा है कि भैया वो जो कंपनी है, एक आपके जो अंकल जी हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग CA जो है वो उनके ऑडिटर हैं, उस कंपनी ने जो है बोनस भी इशू करा। ये तीसरी चीज़ आ गई। तो केस बेस में हुआ क्या, 3 अलग अलग क्वेश्चन देते, 1% कंपनी का अलग, AGM का अलग, बोनस इशू का अलग, 3 क्वेश्चन बनते जैसे ऊपर दे रखा है। केस बेस में तीनों को लिंक कर दिया कि अच्छा ऐसे कहानी बन सकती है, 2-3 चीज़ें साथ में हो सकती है, तो आपको 2-3 चैप्टर के प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे। उसका नाम दे दिया केस बेस्ड MCQ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्री रिजर्व है 1.24 करोड़ के, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी दे रखा है 0.82 करोड़, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है, एंड कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट को रीवैल्यू करा तो रीवैल्यूएशन रिजर्व भी गिवन है। अब आपसे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्चुअली में पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। यहाँ पूछते हैं कि कंसीडरिंग द वैलिडिटी ऑफ नॉमिनेटिंग मिस्टर विल्सन टू द 1% कंपनी ऑफ जिमी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। मिस्टर विल्सन का नॉमिनेशन जो है वैलिड है भैया, वैलिड होगा क्यों? क्योंकि वो नेचुरल पर्सन है, और नेचुरल पर्सन तो होना ही चाहिए 1% कंपनी का नॉमिनी अगर किसी को बनना है। नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, बट इस वजह से उनका अपॉइंटमेंट वैलिड है, पता नहीं, बाकी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। मिस्टर विल्सन वैलिड नॉमिनी है क्योंकि वो नेचुरल पर्सन भी है और इंडिया में रिजाइड भी करते हैं। मिस्टर विल्सन वैलिड नॉमिनी है बिकॉज ही अटेन्स द मेजॉरिटी एज के हैं और प्रमोशन में लगे हैं 1% कंपनी के, तो इसलिए वो नॉमिनी बन सकते हैं। और पॉइंट नंबर D कहता है मिस्टर विल्सन इज नॉट अ वैलिड नॉमिनी बिकॉज ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब अगर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाकर आप
1% लिखेंगे, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कंडीशंस मेजॉरिटी एज साउंड माइंड वो सब भी होना चाहिए, वो डीम्ड है। पर एक नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया, तीनों कंडीशन मीट होगी तभी उसको मैं नॉमिनी बना सकता हूँ। यहाँ पर ये सिटीजन नहीं है, सिटीजन तो यूएसए के हैं, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा कि भैया मिस्टर विल्सन जो है वो वैलिड नॉमिनी नहीं है क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। अब सीधा सीधा पूछ सकते थे, इन्होंने 2-3 पॉइंट्स को रिलेट कर दिया, पर क्वेश्चन तो वही पूछना है सीधा सीधा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच फुल्ली पेड बोनस शेयर्स कैन बी इशूड। तो ये बोनस शेयर्स में आपके फ्री रिजर्व आ गए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आ गया। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है उसे आप बोनस इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि है आपका 1.07 करोड़। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है सर। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को आप फुली पेड बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारी बुक में आ रही है टेक्स्ट। अब जो है बेसिकली इशू ऑफ बोनस शेयर का चैप्टर आ रहा है, यहाँ पे जो है टॉपिक आ रहा है। फ्री रिजर्व्स को आप यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को आप यूज कर सकते हैं। दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का जो आपका पैसा है उसे आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ, किसको ऐड करूँ, 1.24 को जो कि आपके फ्री रिजर्व्स हैं, 0.82 को जो कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, एंड 1.07 को जो कि आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, जो बेसिकली शेयर बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो अगर इन तीन चीज़ों को ऐड करूं और रिवैल्यूएशन वाले रिजर्व को नहीं करूं क्योंकि उससे बोनस इशू नहीं हो सकता, तो तीनों का टोटल आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का 3.13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पहले खुद कैलकुलेट कर लो और वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है तो उसे टिक कर लो। अगला क्वेश्चन कहता है मिस्टर वरिंदर वांट्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन अवेलेबल टू अ स्मॉल कंपनी, डज परिधान मीट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी। भैया ये तो हमने अभी ऊपर भी किया था, ये तो अभी हमने रिसेंटली ऊपर भी किया था पहले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो है 50 लाख से ज़्यादा की इनकी पेड शेयर कैपिटल अगर आपको याद हो 60 लाख रुपए है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आपने केस पढ़ा, केस पढ़कर आपको पता लगा 60 लाख रुपीज़ है, और अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था उसमें पता लगा था भैया स्मॉल कंपनी के लिए 50 लाख से ज़्यादा पेड शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं क्या आप बेनिफिट ले सकते हैं स्मॉल कंपनी का, तो हम उसको आंसर क्या देंगे, हम आंसर देंगे नहीं ले सकते, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल जो है आपका ज़्यादा है, पेड अप शेयर कैपिटल आपकी ज़्यादा है, टर्नओवर भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए फिर, बिकॉज पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। टर्नओवर तो इनका 1.8 करोड़ था, 2 करोड़ से कमी था, आपको याद है। तो ये देखिए 180 लाख रुपीज़ यानी 1.2 करोड़। केस जो भी पढ़ रहे हैं उसको याद करना है, मतलब एक स्टोरी अपने दिमाग में फॉर्म कर लेनी है ताकि जब उसके क्वेश्चन आंसर्स करो तो बार बार केस लॉ को देखना ना पड़े, क्योंकि वो स्टोरी आपके दिमाग में छप गई है और उसके जो कीवर्ड्स हैं अमाउंट है उसे अंडरलाइन कर लिया, फिर देखा भैया कौन से प्रोविजन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ा और ये होना चाहिए, प्रोविजन आपको याद है तो आप ये आंसर कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भैया कॉन्सेप्ट समझ लो और प्रोविजंस को रट लो, दोनों चीज़ें कर लो आप। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, केस स्टडी बेस्ड हो, नॉर्मल हो, ऑब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्शन हो, आपको प्रोविजंस याद है और समझ आपने रखा है, समझने की वजह से प्रोविजंस को आपको पता लगेगा क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन क्या चाहता है। और क्योंकि प्रोविजंस आपको रटे होंगे, बार बार पढ़ चुके होंगे, तो आप वही लाइनों को लिख कर आ सकते हैं, उन्हीं लाइनों को लिख कर आ सकते हैं। मिस्टर चावला हु इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ सिरमौर फार्मा लिमिटेड डिडंट अटेंड द एजीएम पर्सनली इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द जनरल मीटिंग एजीएम, उन्होंने अनूप को भेज दिया, क्या वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उन पर लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि अनूप जो हैं वो प्रैक्टिसिंग सीए तो नहीं है बट फिर भी वो चले जाते हैं। उसमें दे रखा था ऑडिटर शेल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शेल आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। यानी प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिसिंग सीए के आप ऑडिट नहीं कर सकते, साइन नहीं कर सकते। एनी जनरल मीटिंग, अगर आपने ये लाइन ढंग से पढ़ी थी, हमारे कॉन्सेप्ट्स को करा था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसी से जो है आपका पहला जो पूरा हमने पार्ट करा है वो वहीं से आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा येस, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस केस मिस्टर अनूप इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सच अ कंपनी। सर प्रैक्टिसिंग सीए ही जो है वो ऑडिट कर सकता है, ये कहाँ पढ़ा है, ये तो क्वालिफिकेशन ऑडिटर में पढ़ा है ना। ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर होगा, देखो यहाँ पे ऑडिट एंड ऑडिटर पेज नंबर 95,
तो आप इसमें 95 पेज नंबर पे जाएंगे, ऑडिट एंड ऑडिटर, इसमें क्वालिफिकेशन होगी। अगर आप यहाँ क्वालिफिकेशन देखेंगे या डिसक्वालिफिकेशन देखेंगे तो नीचे आएगी, देखो एलिजिबिलिटी, प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए और फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं जहाँ पर मेजॉरिटी पार्टनर्स जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रैक्टिसिंग सीए की तो रिक्वायरमेंट आई गई ना, वो भी हमने डिस्कस करा है ऑडिट एंड ऑडिटर के चैप्टर में। एजीएम के चैप्टर में दे रखा है भैया कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, उससे भी लिंक हो गया, और केस स्टडी में भी ये चीज़ आ गई। तो मैंने आपके साथ पहली केस स्टडी डिस्कस कर ली है, अभी हम यही केस स्टडी को चलाएंगे। मैं नेक्स्ट केस स्टडी जो है कल शेयर करता हूँ आपके साथ, कल या परसों, और ऐसे ही मैं करते रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपको डिटेल में क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे प्रोविजन से लिंक करना है और कैसे उसको फिर आंसर करना है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि वो इस ई बुक से ही आएंगे, जो हमने डिस्कस करा है वहीं से आएंगे, उसके बाहर से नहीं आएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ तो ठीक है, मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, 95% से ज़्यादा का जितना भी आएगा आपका सिलेबस, 95% से ज़्यादा के जो क्वेश्चंस होंगे 100 में से 95 मार्क्स के, वो हमारी ई बुक से ही आएंगे, जो 150 पेज में हमने डिस्कस करा है वहीं से चीज़ें अप्लाई होगी और आपका क्वेश्चन आंसर्स का हल निकलेगा, गारंटी है सर। ऑडिट में तो मैं 100% कर दिखा चुका हूँ, उसका एक और वीडियो मैंने इस चैनल पर डाला है कि हमारे नोट से ही, हमारी क्लासेस से ही सारी की सारी चीज़ें आई है, जो हार्डली हमने शायद 70 पेजेस 80 पेजेस जो हमने नोट्स बनाए थे 70 मार्क्स के, और बाकी स्टडी मटेरियल से करा था। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, टाटा बाय बाय।